दोस्तों, वीर राणा सांगा भारत देश का गौरव थे। इनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी विश्व में इनसे युद्ध करना नहीं चाहता था। मुगल बादशाह बाबर भी इनके सामने कांपता था। देश के महान वीर योद्धाओं में से एक थे राणा सांगा। वीर राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे, शिक्षा ली। इनके 3 बड़े भाई और थे। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्मावती था। उनके 4 पुत्र थे जिनके नाम थे रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थी। एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी जन्म पत्रिया एक ज्योतिष को दिखाई। उन्हें देखकर उसने कहा कि ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही रहेगा। यह सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई। इस समय तो सारंगदेव, जो रायमल के चाचा थे, ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें शांत करा दिया। सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषों के कहने पर विश्वास कर तुम्हें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर, जो अजमेर में है, के करमचंद पवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे। रायमल ने उसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के महाराणा में वे सबसे अधिक प्रतापशाली योद्धा थे। उनके शासक रहते किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई आसानी से आक्रमण कर कब्जा जमा ले। राणा सांगा बहुत ही प्रतापी शासक और योद्धा थे। राणा सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तत्कालीन कारण ईडर था। ईडर के राव भाणा के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। राव भाणा की मृत्यु के बाद सूर्यमल गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी भी 18 माह बाद मृत्यु हो गई। अब सूर्यमल के स्थान पर उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठ जाता है। रायमल की अल्पायु होने के लाभ उठाकर उसके चाचा भीम ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी थी। 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया था। भारमल को हराकर रायमल का ईडर का शासक बनाए जाने से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत ही गुस्सा हुआ, क्योंकि भीम ने उसी की आज्ञा अनुसार ईडर पर अधिकार किया था। नाराज सुल्तान मुजफ्फर ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुद्दीन को आदेश देकर वह रायमल को हराकर भारमल पर पुनः ईडर की गद्दी पर बैठा दिया। निजामु मुल्क द्वारा ईडर पर घेरा डालने पर रायमल पहाड़ों में चला गया और पीछा करने पर निजामु मुल्क को हराकर ईडर के आगे रायमल का अनावश्यक पीछा किए जाने से नाराज सुल्तान ने निजामुल्क को वापस बुला लिया था। इसके बाद सुल्तान द्वारा मुवारिज मुल्क को ईडर का हकीम नियुक्त किया गया। एक भाट के सामने एक दिन मुवारिज मुल्क ने सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी। यह जानकारी मिलने पर महाराणा सांगा वागड़ के राजा उदय सिंह के साथ ईडर जा पहुंचे। पर्याप्त सैनिक न होने के कारण मुवारिज मुल्क ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग गया। सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को पुनः बैठा दिया और अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर आदि स्थानों को लूटता हुआ चित्तौड़ लौट आया था। महाराणा सांगा के आक्रमण से हुई बर्बादी का बदला लेने के लिए सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक अयाज तथा किवायु मुल्क की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। मालवा का सुल्तान महमूद भी सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोधी के सामने भी दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, किंतु अपने राज्य की निर्बलता के कारण वह महाराणा सांगा के साथ संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सका। सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय होती है। इस युद्ध में तलवार में सांगा का बायां हाथ कट जाता है और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो जाते हैं। कातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोधी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के अपदस्थ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को
पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। इस कारण सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। सुल्तान के मुस्लिम अमीरों को भी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफी ईर्ष्या थी और उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध बहलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गया, जहां उसे गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हो गया था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच जाते हैं। यहां हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय होती है। सुल्तान का पुत्र आसफ खान इस युद्ध में मारा जाता है तथा वह स्वयं घायल हो जाता है। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले जाते हैं, जहां सांगा ने उसे 3 माह कैद में रखा था। खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना के साथ हो गए थे। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को भेजा, पर राणा सांगा ने उसे शिकस्त देकर बयाना पर अधिकार कर लिया था। सीकरी के पास भी मुगल सेना को करारी हार मिलती है। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक भयभीत हो चुके थे। अपनी सेना का मनोबल गिरते हुए देखकर बाबर ने बड़ी चतुराई मुसलमानों पर से तमगा, एक प्रकार का सीमा टैक्स भी उठा लिया और अपनी सेना को कई तरह के लालच दिए, जिससे उसकी सेना में थोड़ी हिम्मत आई। उसे अपने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का हुक्म दे दिया। उसे उसके सैनिकों में युद्ध करने को तैयार हो गए। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच होता है। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ होती है। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी ही सेना थी। राणा सांगा की सेना के पास वीरता का भंडार था और वे बिल्कुल घमासानी से लड़े, पर बाबर के पास में गोला बारूद का बड़ा जखीरा था। युद्ध में बाबर ने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को लालच दे दिया, तो वो सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लगा था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 गांव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है सांगा का सर धड़ से अलग होते हुए भी उनका धड़ लड़ता रहा। बाबर की सेना यह युद्ध जीत जाती है। वह भले ही यह युद्ध जीत जाती है, लेकिन सांगा की सेना ने उन्हें धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार जाती है। राणा सांगा को उनकी सेना युद्ध खत्म होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। युद्ध से बाबर को पूरे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिलती है और वह पहला मुगल सम्राट भी बनता है। युद्ध में सांगा बेहोश हो जाते हैं, जहां उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाती है। वहां होश में आने के बाद उन्हें बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने तक चित्तौड़ नहीं लौटने की शपथ लेते हैं। जब सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी में थे, तो उन्हें अपने ही साथियों ने जहर दे दिया था, जो कि बाबर के साथ एक और लड़ाई नहीं चाहते थे। जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी महाराणा सांगा से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।